नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में मैं उपस्थित हूँ। रिद्धि आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, हाल फिलहाल में वो ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। आपने ये देखा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ करके भारत भाग करके शरण लेने के लिए आना पड़ा। ये तो एक कॉन्टेस्ट है। और वहाँ एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। मोहम्मद यूनुस जो एक नोबेल पुरस्कार शास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो उनके अध्यक्ष चुने गए और उनकी अध्यक्षता में वहाँ एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट अमेरिका में जब वो थे, जब अमेरिका से आ रहे थे यहाँ पे सत्ता संभालने के लिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश में यदि आग लगी है तो भारत उससे किनारा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक बड़े भाई की भूमिका में है। दक्षिण एशियाई जितनी भी देशें हैं उनमें भारत की एक अलग भूमिका हो जाती है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, उभरता हुआ एक पावर है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, ग्लोबल सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। तो उन्होंने दूसरा एक स्टेटमेंट ये दिया था, जो सार्क की जो उपयोगिता है, ठीक है ना, उसकी उपयोगिता जब से घटी है तो क्या सार्क जैसे संगठन को फिर से उसमें जान डाला जाए या उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए या उसको फिर से पावर्ड किया जाए या शक्ति प्रदान की जाए। तो अब वो सार्क है क्या, उसके बारे में हम छोटा सा देखते हैं कि सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और इसको हिंदी में दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, दक्षेस, ठीक है। बांग्लादेश के जो भूतपूर्व कमांडर इन चीफ थे और पहली बार जिन्होंने तख्ता पलट किया था, जियाउर रहमान, उनके परामर्श पे, या आप ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा पहली बार इसकी चर्चा की गई थी। और इसी के बाद 1885 में इस संगठन की स्थापना की गई, सार्क। और इसका जो हेड ऑफिस है वो बनाया गया कहां पे, काठमांडू में। काठमांडू। कुल सदस्य देश जो हैं सार्क में, टोटल मेंबर जो सार्क देशों की है वो है 8। ये 8 वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं और क्षेत्र, मतलब या आप ये कह सकते हैं पड़ोसी राष्ट्र है और द्विपक्षीय राष्ट्र है। द्विपक्षीय राष्ट्र का मतलब ये है कि अपने किसी भी मुद्दे को वो दोनों ही राष्ट्र आपस में मिल बैठ करके उसको रिजॉल्व करेंगे, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये वो राष्ट्र है जो द्विपक्षीय राष्ट्र है भारत के भी। और इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं, इसमें है आपका, ऊपर से जब देखोगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जब नीचे की, जब हम इस रो में जब आते हैं तो यहाँ पे आपका पड़ जाता है नेपाल प्लस भूटान, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नीचे की तरफ जब आते हैं तो बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश। ये ध्यान रखना है कि नीचे बर्मा नहीं है। यहाँ जो आप जो भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये वाला जो इलाका है ये बांग्लादेश का बस बांग्लादेश है, बर्मा नहीं है। फिर जब इधर आएंगे तो एक देश है मालदीव, मालदीव, और जो एक राष्ट्र है वो है इंडिया। और सॉरी, श्रीलंका। श्रीलंका। अब 8 हो गए ना ये। अब इसमें देखो, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक ये है कि इसका ट्रिक का नाम है पेन एमबीबीएस। पेन एमबीबीएस। P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका। ये इसका शॉर्ट में ट्रिक है। और इसमें ये एक चीज जो और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सबसे अंतिम सदस्य जो था इसका
वो 2005 में आपको पाकिस्तान को अफगानिस्तान को 2005 में इसकी सदस्यता दी गई थी। अफगानिस्तान को 2005 में अफगानिस्तान, और ये भारत के हस्तक्षेप पे ही और भारत के कहने पे ही अफगानिस्तान को इसमें मेंबरशिप दिया गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर ये पूरा का पूरा पाकिस्तान, इस साइड में जब आएंगे तो यहाँ पे आपका नेपाल, फिर उसके बाद यहाँ पे भूटान, ठीक है, और नीचे की तरफ जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका, ये मालदीव, ये टोटल इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि इसकी जरूरत फिर से क्यों महसूस की जा रही है? इसकी जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि ये तमाम वो देश हैं जो डेवलपमेंटल कंट्रीज है, मतलब विकासशील राष्ट्र हैं, अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, या प्रॉपर डेवलप्ड या 100% डेवलप्ड कंट्रीज आप नहीं कर सकते हैं। सबकी कॉमन समस्या है, बेरोजगारी दर उच्च है, जनसंख्या काफी उच्च है, जीवन स्तर काफी निम्न है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, तमाम तरह की भुखमरी का सबसे बड़ा स्तर यहाँ पे है, सबसे बड़ा जनसंख्या का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, जनसंख्या का संकेंद्रण काफी ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, ये सारे टॉप 10 जो आपके पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में वो हैं, और ये सारे पॉपुलेशंस को यदि मिला दिया जाए तो 1.7 बिलियंस के आसपास में ये पॉपुलेशन जो है आपका सारे कंट्रीज का मिल करके आता है, 8 राष्ट्रों का। अब इसमें मुसीबत क्या आ गई? हर एक साल यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर लेवल का और अलग अलग टाइप की मीटिंग यहाँ पे होती थी, आयोजन यहाँ पे होता था। 2016 के बाद जो है इसका जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि 2016 में एक टेररिस्ट घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, और उस आतंकवादी घटना में भारत प्रभावित हुआ था। भारत के उड़ी जम्मू कश्मीर का एक कैंटोनमेंट इलाका है जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद भारत ने इसको क्या किया, अपने आप को इससे अलग कर लिया, अलग तो नहीं कह सकते आप, कैंसिल कर लिया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया उस मीटिंग में। तो यहां से ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट हो गया सार्क में। लेकिन यदि हम गौर से यदि आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की स्थिति में है ये सार्क, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का वो संगठन है। सिर्फ यदि पाकिस्तान है जिसके साथ में इंडिया का विवाद रहता है, और पाकिस्तान ऑलवेज एक दुश्मन की तरह इंडिया के साथ में ट्रीट करता है, उसकी डिप्लोमेसी और पॉलिसी और उसका जो पॉलिटिक्स है वो हर हमेशा वो इन अगेंस्ट ऑफ इंडिया रहता है। अदरवाइज नहीं तो इस संगठन में इस जितने भी सदस्य हैं सबकी कॉमन समस्या है। यदि ये सारे देश एकजुट होकर के उन समस्या का निदान निकाले या उसका समाधान निकाले तो काफी बेहतर होगा। और उसी सारे संगठन को फिर से मजबूती देने की बात की जा रही है, फिर से उसको आप क्या कहेंगे, आप अगेन जो है उसको रिकॉल करने की बात की जा रही है। और अभी जो इसके चेयरमैन है वो है अनवर महमूद, ठीक है। पहली जो महिला चेयरमैन थी वो फातिमा धियाना सईद थी, मालदीव की थी, ये पहली महिला चेयरमैन रही है। यदि भारत की बात करें तो सीलकांत शर्मा ये सार्क के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट पहलू है। तो तमाम ये सारी चीज़ें सार्क को लेकर के, और इसके अलावा भी बांग्लादेश के साथ में एक प्रॉब्लम्स अभी हाल फिलहाल में आया था जो हम लोग देखते हैं। ये तो सार्क वाली बात होगी कि सार्क को लेकर के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो चर्चा उन्होंने की थी या उनका स्टेटमेंट आया था, तो ये हुआ था। और एक विवाद क्या हो गया है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1971 के इसके मूवमेंट की बात कीजिए, जब पाकिस्तान से सेपरेट हुआ बांग्लादेश, उसमें इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वर्तमान में जो शेख हसीना की सरकार को जो बर्खास्त किया गया है या शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा है, तो ये माना जा रहा है वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी कट्टरपंथी संगठन है या जो कट्टरपंथी तत्व है, फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, वो ये मान के चल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट जो है शेख हसीना के पीछे था, या चाहे वो इलेक्शंस की बात हो या तमाम उनकी सरकारों के बात हो, ठीक है। अब क्या है कि देखिए कि इंडिया के साथ में बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर की सीमा है,
ये दूसरे मुद्दे की बात हो रही है। ये हमने सार्क के बारे में जो कहा वो हो गया। अब ये दूसरे की बात हो रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक संबंध में जो एक रुकावट आया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जो शेख हसीना है वो मुजीबुर रहमान की बेटी है, जो फाउंडर फादर थे बांग्लादेश के और जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, उन्होंने अवामी लीग एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, उसकी जो है अध्यक्षा अभी शेख हसीना थी। अब क्या है कि यदि बांग्लादेश डिस्टर्ब रहता है और अस्थिर रहता है, वहां पे डिस्टेबलाइजेशन होता है, राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त होगा, या वहां पे यदि प्रॉब्लम है या टर्बुलेंस है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ना है और इंडिया पे हर एक एंगल से उसका इफेक्ट पड़ना है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, क्योंकि एक लंबी सीमा रेखा इंडिया और बांग्लादेश की है। बहुत सारे लोग जो है आपस में माइग्रेट भी करते हैं, भाग के आने की भी कोशिश करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और जब बांग्लादेश और इंडिया की बात करेंगे तो इसकी जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल के साथ में मिलती है, ठीक है, साथ में त्रिपुरा के साथ में मिलता है, ठीक है, साथ में मेघालय के साथ में मिलता है, ठीक है, साथ में मिजोरम के साथ में मिलता है और साथ में त्रिपुरा के साथ में मिलता है। तो अब हम बात करते हैं त्रिपुरा के साथ में जो विवाद हुए। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि जो त्रिपुरा के इलाके में काफी अच्छी बारिश हुई और बारिश होने के बाद क्या हुआ, फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अब त्रिपुरा को क्या किया, मतलब वहां पे ऑलरेडी त्रिपुरा में भी काफी फ्लड आई और उसके बाद जो बांग्लादेश का जो पूर्वी इलाका है, ठीक है ना, नोआखाली है और तमाम जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और बांग्लादेश के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाना स्टार्ट किया कि ये भारत की जो है करतूत है, भारत ने जो है डैम को खोल दिया है, बांग्लादेश को वो फ्लड में बांग्लादेश में फ्लड लाना चाहता है, वो जान माल का नुकसान करना चाहता है या वाटर को कंट्रोल नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये एक कूटनीतिक रूप से और विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसे खारिज किया है। वैसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जो नॉर्मल बारिश हुई है वो पानी जो है ऊपर से निचले हिस्से में गई है, क्योंकि बांग्लादेश जो है दुनिया के टॉप मोस्ट फ्लड इफेक्टेड एरियाज में से एक से है। बांग्लादेश और वियतनाम दुनिया के 205 देशों में से सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यदि कहीं पे है तो वो बांग्लादेश और वियतनाम में है। तो ये त्रिपुरा को लेकर के और त्रिपुरा और बांग्लादेश को लेकर के एक नया विवाद यहाँ पे खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे और बहुत सारी न्यूज चैनल्स पे और मीडिया सब में इन सब की चर्चा हुई, ठीक है ना। तो और उन इलाकों में ये बाढ़ आई है, बांग्लादेश के जो पूर्वी इलाका है, वो इलाका जो है धार्मिक रूप से काफी, आप कह सकते हैं आप सेंसिटिव है, ठीक है ना, संवेदनशील इलाका है। चाहे वो नोआखाली की बात कीजिए, 1947 में वहाँ बहुत बड़े दंगे हुए थे। साथ में वहाँ बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है शिमरून, वहाँ पे भी जो है आज से 2 साल पहले जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और तमाम चीज। अल्पसंख्यक अभी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं बांग्लादेश में, जो जिस टाइप का पॉलिटिकल टर्बुलेंस रहा है, ये सब तमाम परिस्थितियां रही है, उसकी वजह से जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये छोटा सा एक चीजें हैं सार्क को लेकर के और साथ में बांग्लादेश को लेकर के हमने कहा है। और बांग्लादेश की वैसे निर्भरता इंडिया पे बहुत ज्यादा है, चाहे किसी भी चीज को लेकर के आप बात कीजिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब शेख हसीना की जब तक की सरकार थी तब तक ये माना जा रहा था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो, या शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियंस है, ठीक है ना, कूटनीतिक लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से वो फेवरेबल थी। अभी अभी आपने देखा होगा तीस्ता पे जो डैम बनाने की बात थी, चाइना को उन्होंने नहीं दिया प्रोजेक्ट और इंडिया को दिया। तो ये सब तमाम चीजें हैं और ये छोटा सा टॉपिक है वो आज हमने डिस्कस किया है। और यदि वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो सजेस्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली वीडियो में